गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है फॉजान रूल। फॉजान रूल है डेवलपमेंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। आपने हैनी और स्मिथ में आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर पढ़े हैं, जैसे HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उस पर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर में कोवलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। लेकिन फॉजान रूल डिफरेंट है, अलग है। वो क्या है? आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं, ये डिपेंड करता है जो आपका आयोनिक कंपाउंड है उसके कैटायन और एनायन पर। कैटायन जिसका साइज छोटा होता है और जिस पर चार्ज ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, एनायन जो साइज में बड़ा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करके जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा, वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन पावर को बोलते हैं पोलराइजेशन पावर, इसको बोलते हैं फाई। ये होता है चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ द कैटायन। अब कैटायन क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो एनायन में क्या हो जाएगा, जैसे ये एनायन है और ये कैटायन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ये कैटायन का न्यूक्लियस, तो इसमें डिस्टॉर्शन होने का यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डेवलपमेंट होता है कुछ सेकंड के लिए। अब देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल का ओवरलैप कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। हमें कोवलेंट कंपाउंड में पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग पढ़ा था। ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन में साथ साथ में ऑर्बिटल की और मिक्सिंग हुई है, ओवरलैपिंग हुई है, तो कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो किस पे डिपेंड किया, कैटायन के स्मॉल साइज और हाई चार्ज पर, एनायन के लार्ज साइज और हाई चार्ज पर। ये दोनों पोलराइजेशन की पावर को इंक्रीज कर देते हैं। अब बात आती है पोलराइजेशन की, कि पोलराइजेशन ज्यादा कौन करेगा। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक लो फाई, एक हाई फाई। लो फाई जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम डिस्टॉर्ट कर पाएगा, हाई फाई जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर पाएगा। तो लो फाई के अंदर कौन आता है, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम +1 लगा दीजिए, आयन है, Li+ को छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या है, लो फाई। सबसे ऊपर वाला जो लिथियम Li+ है वो इस फर्स्ट ग्रुप का हाई फाई है। कौन है वो, हाई फाई। सेकेंड ग्रुप के सारे आयन, बेटा, मांगे, कार, सफारी, दाफराजी, Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Da+2, ये सारे हाई फाई हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे। लेकिन ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फाई यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी हाई फाई थोड़ी सी कम होते जाते हैं। लेकिन ये सारे हाई फाई हैं, इसके कंपैरिजन में S ब्लॉक के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कंपैरिजन में सारे हाई फाई हैं। सेकंड, ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में हमने कंपैरिजन कर लिया। लिथियम को छोड़कर फर्स्ट ग्रुप के सारे लो फाई, सेकंड ग्रुप के सारे हाई फाई, ग्रुप में हाई फाई थोड़ी सी पोलराइजेशन पावर कम होती जाती है। ये पहला था। सेकंड इसका पॉइंट है, वो है, सेकंड पॉइंट इज डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, अगर कंपाउंड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के आयंस गिवन हैं तो इनकी पोलराइजेशन पावर इन दोनों से, यानी एस फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक, एस ब्लॉक दोनों से ज्यादा होती है। अगर कंपैरिजन आ जाए, आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए, एक में Li+ हो, एक में बाकी 3 ऑप्शन में फर्स्ट ग्रुप के दिए हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम दिए हो, तो Li+ क्या हाई फाई। अगर फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का कोई भी दिया हो, साथ में एक डी ब्लॉक का गिवन है, तो डी ब्लॉक का आयन क्या होता है, हाई फाई होता है। थर्ड, अगर शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, किस किस के,
आपका Zn+2, आपका Cd+2, आपका Hg+2, ये तीनों सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे ज्यादा हाई-फाई है। डी ब्लॉक से में 12th ग्रुप के तीनों आयंस सबसे ज्यादा हाई-फाई है, यानी ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टोर्ट करते हैं। ये तो था पाज़ान रूल। अब पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन। पाज़ान रूल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एप्लीकेशन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्ट हैविंग पॉली आयोनिक आयंस, यानी एटॉम पॉली एटॉमिक आयंस, एक से ज्यादा एटम वाले आयंस होंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज कार्बोनेट, सेकंड इज नाइट्रेट, थर्ड इज बाइकार्बोनेट और फोर्थ इज हाइड्रोक्साइड। एक एक करके हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कौन डिकम्पोजिशन कर पाएगा इन एनाइन को, कौन डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज कार्बोनेट। कार्बोनेट याद रखना, जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो आयनिक कंपाउंड टूट जाता है। तो जो कैटायन होता है वो तो रेजिड्यू बनाता है, और जो एनायन होता है वो एक पर्टिकुलर कोई गैस बनाएगा। जैसे कार्बोनेट है, अगर मैं मेटेलिक कार्बोनेट की बात करूं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो चाहे सेकंड ग्रुप का हो, तो इसका जो डिकम्पोजिशन होगा तो एक तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड रेजिड्यू टाइप का है, CO2 गैस बनेगी। अब कौन सा कैटायन डिस्टोर्ट कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो लो पाई जो है, लो पाई जो कार्बोनेट है, लो पाई एनाइंस कैटायन के जो कार्बोनेट्स हैं वो थर्मल स्टेबल होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? थर्मल स्टेबल। यानी जो लो पाई, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये थर्मल स्टेबल है, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन जो हाई पाई है, लिथियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बैरियम हो गया, या डी ब्लॉक का कोई हो गया, या आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो भी हो गया, ये क्या करते हैं, उसको डिस्टोर्ट कर देंगे और मेटेलिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं, तो हाई पाई का हो जाएगा। जैसे अगर मान लो लिथियम कार्बोनेट गिवन है, Lu2CO3 और डेल्टा गिवन है, तो आप क्या करोगे, लिथियम का ऑक्साइड बना दोगे और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रेजिड्यू गैस बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, Na2CO3 प्रेजेंट है, ये क्या लो पाई, इसको जब गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, थर्मल स्टेबल है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात देखिए कि ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आते हैं तो पाई कम होता है। पाई कम होता है मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यानी थर्मल स्टेबल होगा। तो बेरियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट का अगर कंपैरिजन करें तो बेरिलियम कार्बोनेट जो है BeCO3 है, वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? BeO प्लस CO2। इसलिए बेरियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है, उस सॉलिड को मेंटेन करने के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, ताकि अगर डिकम्पोज होना शुरू भी हो तो लास्ट शटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन बैक चली जाएगी और बेरिलियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट था अपना कार्बोनेट। लो पाई कार्बोनेट थर्मल स्टेबल होते हैं, हाई पाई कार्बोनेट मेटेलिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। चलिए इसकी आसान रूल की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सॉरी फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा, कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड है नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। नाइट्रेट के केस में अगर लो पाई नाइट्रेट है तो वो मेटेलिक नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस देगा। कौन सी गैस देगा? मेटेलिक नाइट्राइट बनाएगा और ऑक्सीजन गैस देगा। कौन? लो पाई। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर ये प्रेजेंट है एज ए नाइट्रेट, तो अगर उसको जब गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन गैस तो मिलेगी, मेटेलिक नाइट्राइट मिलेगा, नाइट्रेट की जगह नाइट्राइट गैस मिलेगी।
मेटल का मेटल नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाई पाई है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्राइट गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, दो गैस निकलेगी। और आपको शायद पता होगा ये दोनों गैस पैरामैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर की। ठीक है, हाई फाई कोई भी कैटायन मिलेगा आपको तो आपको क्या करना है, मेटल को मेटेलिक ऑक्साइड में बदल देना है, नाइट्रेट को नाइट्राइट गैस और ऑक्सीजन गैस में रेजिड्यू के रूप में लिख देना है। ऑप्शन में आपने को देख लिया, जो क्या अपना नाइट्रेट। थर्ड इज बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बाइकार्बोनेट्स आयन जो हैं हाई फाई के होते ही नहीं है, स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। जैसे आपको लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लो फाई बाइकार्बोनेट होता है उनका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, किसमें हो जाएगा, वो अपने कार्बोनेट्स में CO2 और H2 गैस में टूट जाएंगे। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2, इसमें CO2 गैस बाहर निकल जाएगी एज ए रेसिड्यू। ओके, क्या देखा, हाई फाई बाइकार्बोनेट्स सॉलिड स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं, जबकि लो फाई जो बाइकार्बोनेट है वो अपने मेटेलिक कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिकम्पोज हो जाते हैं। और लास्ट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो वो मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और मेटल के किसी भी ऑक्साइड को जब वाटर में डाला जाता है वो अगेन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, लो फाई जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जनरली थर्मल स्टेबल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लो फाई है, उसका हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर दोगे तो सोडियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा, वो थर्मल स्टेबल है, जनरली वो थर्मल स्टेबल होते हैं। हाई फाई जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल इज गिवन, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा और पानी बन जाएगा। तो ये हमारा पहला और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो। कौन कौन से पढ़े हमने, 4, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। थैंक यू वेरी मच।